नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारे आज के सेशन का टॉपिक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड है। हम आज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिनेरियो की बात करेंगे। इंडिया में एग्रीकल्चरल मार्केट कैसे कैसे ग्रो हुआ हिस्टोरिकली, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है मार्केट के डेवलपमेंट में, और गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या पॉलिसीज़ ली हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या रीसेंट इनिशिएटिव्स हैं और कितना किसान उनसे खुश है या नहीं है। तो आइए इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए ये जो टॉपिक है हमने इसको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आइए इसका पहला पार्ट हम आरंभ करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ताकि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज और न्यूज़ मिलती रहे और देश के मेन कल्चर से आप जुड़े रहें। चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब होता है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक प्रोड्यूस को पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक का सफ़र तय कराती हैं और फाइनली एंड यूज़र्स को जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट उन्हें अवेलेबल कराती हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का पार्ट है। तो इस तरह से जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ हो रहा है, कमर्शलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और डिवीज़न ऑफ लेबर बढ़ रहा है, मार्केटिंग और ट्रेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं और उसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो इसका जो मार्केटिंग का रोल है वो भी केवल फिज़िकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना या गुड्स को एंड यूज़र तक पहुंचाने से काफ़ी आगे एक्सपैंड कर चुका है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जो नया रोल है वो ये है कि लिंकेजेस प्रोवाइड की जाएं फार्म और नॉन फार्म सेक्टर्स के बीच में, प्राइस डिस्कवरी को अच्छा से एक्सप्लोर किया जाए, प्राइस सिग्नल्स जो बढ़ रहे हैं क्या कम हो रहे हैं उनको अच्छे से ट्रांसमिट किया जाए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो परचेज्ड इनपुट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है प्रोडक्शन में। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जो डोमेन है वो एक्सटेंड हो रहा है टू इनपुट मार्केटिंग। तो जिस तरह से हम इनपुट्स यूज़ करते जाएंगे उस तरह से एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इनपुट मार्केटिंग में और ज़्यादा कन्वर्ट होती जाएगी। तो इस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जो स्कोप है और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अब ट्रेड काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइज हो चुकी है। तो जो फार्मर्स हैं वो केवल इंडिया में ना रह के वो बाहर ग्लोबल लेवल पर भी मार्केट को प्रमोट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ता है और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। तो इसी तरह से हम इस सेशन में बात करेंगे कि किस तरह से मार्केटिंग का डेवलपमेंट हुआ है और किस तरह से ट्रेड इंक्रीज़ हुई है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। 1960s के बीच तक, मिड 1960s तक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का फुल कंट्रोल जो था वो प्राइवेट सेक्टर के पास था। पब्लिक इंटरवेंशंस बहुत ही कम थे और वो तब होते थे मोस्टली जब कोई सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती थी, और वो भी ज़्यादातर कैश क्रॉप्स के लिए हुआ करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोड्यूस था वो गांव वाले आपस में बेच देते थे, गांव में ही बेच देते थे, या फिर वो मर्चेंट्स को बेच देते थे जो कि टाउन्स या सिटीज़ में ले जाते थे। तो इस तरह से जो मार्केट तक जो प्रोड्यूस पहुंचता था वो काफ़ी कम होता था, और जो भी प्रोड्यूस पहुंचता भी था तो उसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व थी। तो जो प्रोड्यूसर्स थे उनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हो जाता था। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो फार्मर्स थे वो ज़्यादा सरप्लस जनरेट नहीं कर पाते थे और मार्केट में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते थे। पर 1960s के बाद थोड़ा चेंज आया। क्यों आया? क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आई, उसके बाद राइस और वीट की जो कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जिनका कल्टीवेशन वो एरिया बढ़ने लगा, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ और इनपुट्स का यूज़ होने लगा। तो जब ऐसा हुआ
तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इंटरेस्ट शो करना चालू किया कि मार्केटिंग में, ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट किया। तो उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आए और पब्लिक सेक्टर का डायरेक्ट इंटरवेंशन बढ़ गया। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो स्मॉल साइज कल्टीवेटर्स ज़्यादा हैं, स्मॉल फार्मर्स की तादाद ज़्यादा है और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी कम है। उस एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइव स्टॉक भी प्रोड्यूस होता है थोड़ा बहुत, और जिस लैंड पे फार्मिंग होती है उसी के आसपास लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी हो जाता है, और कभी कभी वो लीज पे भी लेते हैं। जो कैश क्रॉप्स हैं केवल वही एक ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो कि बाहर दी जाती हैं, मतलब या एक्सपोर्ट हो सकता है उनका, या फिर वो मार्केट में दूसरे मतलब लेवल पर जाके नेक्स्ट लेवल पर उनका बिक्री हो रही है। वरना तो क्या होता है कि जनरली कैश क्रॉप्स के अलावा जो भी फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं फार्मर्स, वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के लिए ग्रो करते हैं। वो अपने खुद का जो उनका शेयर है वो अपने पेट पालने के लिए उन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसका शेयर कमर्शियल एग्रीकल्चर से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फूड क्रॉप्स हैं उसमें मोस्टली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल एग्रीकल्चर, जबकि ये केस उल्टा है इन केस ऑफ कैश क्रॉप्स। तो जो कैश क्रॉप्स हैं उसमें सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का शेयर कम है और कमर्शियल एग्रीकल्चर का शेयर ज़्यादा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि फार्मर्स तभी ग्रो अपना प्रोड्यूस बेचते हैं जब वो सरप्लस में होता है। तो अगर हमारी जो कैश क्रॉप्स हों या फिर हमारी जो फूड क्रॉप्स हों वो सरप्लस में कब होती हैं और सरप्लस को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो अगर सरप्लस हो रहा है तो सरप्लस को 3 वेज में डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है कि डायरेक्ट सेल करा जाए कंज्यूमर्स को, या फिर विलेज में दे दिया जाए, जो मर्चेंट्स आते हैं उनको दे दिया जाए ताकि वो दूसरी जगह जाके सेल ऑफ कर सके, या फिर जो फार्मर्स हैं वो आसपास की मार्केट में खुद जाके सेल करें। तो ये जो डायरेक्ट सेल होता है कंज्यूमर्स को और जो मर्चेंट्स को सेल होता है तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल चैनल ऑफ मार्केटिंग। तो प्रोड्यूस की इनफॉर्मल मार्केटिंग हो सकती है कि जब वो डायरेक्टली सेल करे या फिर वो मर्चेंट्स को सेल करे। पर अगर जो फार्मर्स हैं वो अपना प्रोड्यूस लेके खुद किसी दूसरी मार्केट में जाके सेल ऑफ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक फॉर्मल चैनल फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे रोड्स का डेवलपमेंट हुआ तो उससे क्या हुआ कि मार्केटिंग एक्सपैंड हुई, नेटवर्क एक्सपैंड हुआ। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का नेटवर्क इस तरह से एक्सपैंड हो रहा है। फार्मर्स जो हैं अपने गांव में ना बेच के दूसरे गांव में जाके या कहीं और किसी और को बेच के अपना प्रोड्यूस को सेल कर रहे हैं, तो बेच रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि इससे से हम कह सकते हैं कि जो सरप्लस जो था वो पहले गाँव में बिकता था तो वो प्रोपोर्शन उसका कम हो गया है और बाहर जाने वाले का बढ़ गया है, तो मार्केट में ज़्यादा बिकने लगा। उसकी एक और टाइप की फार्मिंग आती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक फार्मर डायरेक्टली एक कमर्शियल फर्म को अपना सरप्लस बेच देता है। तो उसका जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है उसने वो कमर्शियल फर्म को बेच दिया। वो कमर्शियल फर्म या तो प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो सकती है या रिटेलिंग में इन्वॉल्व हो सकती है या वो एक्सपोर्ट कर रहा हो। तो ये वाली चीज़ का जो कॉन्सेप्ट था ये इसने पॉपुलैरिटी गेन की थी अंडर APMC एक्ट। तो APMC एक्ट की हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम सरप्लस को एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ओके हमारा सरप्लस कितना है और क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरप्लस की हमारे पास प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पर फिर भी हम इस सरप्लस को एस्टिमेट कर सकते हैं। किस फॉर्म में एस्टिमेट करेंगे हम? मार्केट सरप्लस रेशियो के फॉर्म में। और ये मार्केट सरप्लस रेशियो होता है कि हमने सारी मेजर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उन सबका कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन देख लिया, उसका पूरा डेटा उठा के हमने देख लिया कि वहाँ पे उनमें कितना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लग रहा है
और फिर उससे जो है उसको हम बोल सकते हैं कि ये जो टोटल है ये बता सकता है कि हाँ कि सरप्लस का इंडिकेटर है। तो इस तरह से ये सरप्लस को इंडिकेटर मतलब सरप्लस को एस्टिमेट करने का काम कौन करता है? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो इनके डेटा के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि जो आउटपुट है उसके प्रोपोर्शन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में जाने लगा, और ये चेंज 1950-51 से 1988-89 के बीच बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अभी भी हम बोल सकते हैं रिसेंट अगर जो चल रहा है सिनेरियो उसमें हम कह सकते हैं कि मेज़, पैडी, वीट ये लोग बहुत ज़्यादा मार्केट में जाते हैं, और पल्सेस अराउंड 79 से 90% तक सेल ऑफ होती है। तो ऑयल सीड्स का भी सरप्लस रेशियो काफ़ी अच्छा है। कैश क्रॉप्स में अगर हम बात करें तो कॉटन, शुगर केन, इन लोगों का सरप्लस काफ़ी अच्छा है। तो मार्केट सरप्लस रेशियो के जो इंडिकेटर्स हैं ये हमारे को ये बताते हैं अभी कि हो क्या रहा है कि सरप्लस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस जो भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में जा रहा है। तो उससे हम क्या कह सकते हैं कि जो सब्सिस्टेंस के लिए पहले यूज़ होता था, सब्सिस्टेंस के लिए ना यूज़ होके वो डायरेक्ट मार्केटिंग में जा रहा है, कमर्शियल एग्रीकल्चर में जा रहा है। तो शेयर जो था सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का वो कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल एग्रीकल्चर। अगर हम मार्केट सरप्लस रेशियो को अलग अलग स्टेट्स में कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि अलग अलग स्टेट्स में कमर्शलाइजेशन का लेवल अलग अलग है। जैसे कि हमारे जो पंजाब और हरियाणा के राइस प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना 98% शेयर जो है वो मार्केट में बेच देते हैं, जबकि असम का जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है 50% से ज़्यादा शेयर वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए, हाउस होल्ड के लिए रखता है। जबकि वीट की बात करें तो गुजरात में 94% वीट, पंजाब में 81%, हरियाणा में 75%, और इस तरह से मध्य प्रदेश में 80% अराउंड। तो ये जो है ये लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। और इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग डिमांड है और वो उस तरह से बाइंग और सेलिंग करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं उनका भी एक फैक्टर हो जाता है कि ओके मार्केट अवेलेबल ही नहीं हो पाती इतना, तो हमें नहीं कर पाते फार्मर्स सेल ऑफ। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, और इस तरह से एमएसआर का जो रेशियो है उनका जो उसमें काफ़ी वेरिएबिलिटी है अक्रॉस द कंट्री। तो इस तरह से जब हमने कंपेयर किया अलग अलग मार्केट सरप्लस रेशियो को तो उससे हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है अक्रॉस द कंट्री। और इस वेरिएबिलिटी के काफ़ी रीजंस हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ही कम हुआ, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, या फिर रूरल इकोनॉमी अच्छे से मोनेटाइज ही नहीं हो पाई। तो इस सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फार्मर्स को, और वो अपने जो शेयर को वो नहीं पहुंचा पाते मार्केट तक। इवन काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम एक्सप्लॉइट होना पड़ता है, मनी लेंडर्स ये वो, सो मिडल मैन बहुत लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए बीच में। तो इस वजह से क्या होता है कि शेयर पहुंच ही नहीं पाता सही से मार्केट में। तो इन सारी मैल प्रैक्टिसेस को चेक करने के लिए और फार्मर्स को सही ट्रीटमेंट मिल सके, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल मार्केट को एक रेगुलेशन के अंडर बांध दिया। तो एक रेगुलेशन आया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन एक्ट। तो उसमें क्या हुआ, उसमें आई रेगुलेटेड मार्केट्स। तो अब किस तरह से ये रेगुलेटेड मार्केट्स इन्फ्लुएंस करती हैं जान लेते हैं। इनका मेन फोकस यही था कि जो फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट सेफगार्ड हो सके, और जो लोकल मार्केट्स का स्टैंडर्ड है वो कुछ इम्प्रूव हो सके, और ताकि जो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है वो अच्छे से हो पाए।